जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि वी विल नाउ स्टार्ट विथ द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में हैं हम। सो अब उसके टाइप्स को हम ज़रा डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आज भी मैं आपके लिए कुछ बना के तो लेके आया ही हूँ, तो हम देखते हैं उसे वन बाय वन क्या है। फाइन, तो थोड़ा बहुत हम और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगा। उसके आज मैंने क्या किया है, नॉर्मली होता क्या है जब हम पढ़ाते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तवज्जो तो रहता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में मेजरली इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो नाम के लिए है, राइट। बट व्हाट आई हैव ट्राइड हियर इज कि मैं चाह रहा हूं कि पहले स्टार्टिंग में हम मूवेबल प्रॉपर्टी को डील कर लें, और फिर क्योंकि हमारे पास अभी एक और क्लास है जो नेक्स्ट क्लास आएगा, जिसमें कि फुल्ली मतलब जिसे हम कहते हैं ना, इट विल बी ऑल इन अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, फिलहाल आज के लिए मैंने जो उसके मेजर केस लॉ है उसको मैंने मंडे के लिए सुरक्षित रख दिया है। आई हैव केप्ट इट सेफ फॉर मंडे, राइट। बट देन द पॉइंट इज, आज भी हम जो डिस्कस करेंगे अभी, वो एक तरीके से हमें उसी तरफ ले जाएगा और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देगा। फाइन, तो ऑल्सो आई एम जस्ट एक कॉशन मैं आपको दे रहा हूं। कॉशन ये है दैट अगर आपको स्टार्टिंग में मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी नहीं आए, तो थोड़ा वो मत हो जाना, डोंट गेट अननर्व्ड, विचलित मत हो जाना यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया। फाइन, वो आएगा, सो इट विल सिंक इन विथ यू। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन, राइट। सो इसमें कुछ केस लॉज हैं, ये तो एक केस लॉ इन्होंने लिखा हुआ है, बाकी और भी मैंने केस लॉज इसमें डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो देन डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली विल डिस्कस, एंड विच आर द मूवेबल। सो दिस इज द बेसिक टॉपिक दैट आई एम डिस्कसिंग। लेकिन ये एक बेसिक टॉपिक है, हमारा डिस्कशन काफी यहाँ पे वाइड होने वाला है, फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब तो होंगे ही होंगे, राइट। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नाउ। अब आप इसको जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं इसमें। ओके, प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट्स, यानी कि प्रॉपर्टी के अंदर ऑल राइट्स ऑफ अ पर्सन, इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल राइट्स ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट हिज पर्सनल राइट विच कॉन्स्टिट्यूट्स हिज स्टेटस इन द सोसाइटी। समझे आप? यानी कि प्रॉपर्टी में वो सारे राइट आते हैं, हमने बात करी थी ना, बंडल ऑफ राइट्स, पोजेशन, दिस एंड दैट। ओके, तो वो तो आती हैं। तो ये बात यही कर रहा है प्रॉपर्टी में कि इट हैज ऑल द राइट्स एक्सेप्ट द पर्सनल राइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स हिज स्टेटस इन द सोसाइटी। अब स्टेटस क्या है, जो कि किसी को पहले वो दे देते थे कि तुम रायचंद, तुम क्या क्या राय बहादुर और ये और सरवर, तो वो टाइटल की हम, तो मेरा कोई स्टेटस है, मैं चौधरी हूं वगैरह, ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, राइट। यू कांट monetize or encash these kind of status of your society. Fine. Now, the property can classify into movable and immovable, ये तो है ही है। Okay. Now, property significance is not static. हाँ, ये अब ध्यान में रखना कि प्रॉपर्टी कभी तालाब की तरह जमी हुई नहीं होगी, इट हैज टू मूव, हमेशा ये मूविंग होगी, एक हैंड से दूसरे हैंड में इसको जाना ही जाना, यही इसका नेचर है। ओके, नाउ it changes with the reason, idea of an act and new laws. Okay, तो प्रॉपर्टी जो है वो एक मूवेबल से इमूवेबल हो सकती है, और एक जो इमूवेबल दिख रही है वो मूवेबल हो सकती है, राइट। सो दोनों चीजें हो सकती है इस केस में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। तभी कि इन्होंने ये कहा है कि, और इसको ध्यान में रखना जब हम आगे भी हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, राइट। सो अलोंग दीज लाइंस, as to guarantee that different choices, proposals and any suggestions identified with the property are appropriately made, first the property is classified into movable, immovable and then fine. The point is कि हम क्या करते हैं कि बिफोर हम किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, हम उसको पहले तो हम उसे क्लासिफाई करते हैं कि ये मूवेबल है, इमूवेबल है। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज देयर आर लॉज। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ रूल्स लगने वाले हैं, तो उसी तरह से उसका इफेक्ट भी आने वाला है। यानी कि जब आप कॉम्पनसेशन या केस वगैरह जो भी है
वो करते हैं, दैट इज हाउ इट इज। तो उस चीजों को देखने के लिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि भाई फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर है, फाइन, फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर बताओ कि क्या ये जो कि घर पे लगा हुआ है, क्या मानते हैं इसको, इज इट मूवेबल और इमूवेबल? एक एयर कंडीशनर जो है वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी लगता तो है साहब कि भाई हाँ मैं यहां से लगाया, मैं दूसरी जगह लगा दूंगा, पर वो साथ में इमूवेबल भी हो सकता है, फाइन। अब इमूवेबल कैसे हो सकता है? मान लो एक बिल्डिंग है और वो पूरी बिल्डिंग ही कंस्ट्रक्ट ही इसीलिए ऐसी हुई है जिसमें कि सेंट्रलाइज्ड एसी है। उस बिल्डिंग को एंजॉय करने के लिए आपको वो एसी जरूरी है। मान लो आप दुबई में हैं, कहीं पे हैं, सऊदी वगैरह, जहां पे कि गर्मी होनी ही है, बिना एसी के वहां पे रहना मुश्किल है। सो हमारा इंटेंट आता है कि वाई दिस, क्या ये एसी जो लगा ये परमानेंटली है यहां पे, या कि जब तो यूज होगा फिर हम उसको कहीं ले जाएंगे। सो अल्टीमेटली क्या एक मूवेबल और क्या एक इमूवेबल है, वो कहीं ना कहीं आपके इंटेंट में आता है, आपके सर्कमस्टांसेस में आ जाता है, फाइन। सो इसको हम और डिटेल में देखेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। मान लो आप एक हाउस खरीदने गए और आपने इंस्पेक्शन किया और फिर देखा कि वहां पे कुछ पंखे लगे हुए हैं, फिर वो आज जैसे दिल्ली जैसे एरिया में जहां पे कि आपको यू नीड मोटर, बूस्टर पंप्स होते हैं ना पानी को ऊपर करने के लिए, वो लगा हुआ है, आप देख के आए। जब आप उसको एक्चुअल में जब आपने पोजीशन लिया तब आपने देखा कि उसने पंखे उनके तो जो प्रीवियस ओनर था उसने उठा निकाल लिया और मोटर भी लेके चला गया। नाउ व्हाट डू यू से, क्या ये जो मोटर है, क्या ये जो पंखे हैं, ये मूवेबल और इमूवेबल है? देखो अब इसका जवाब क्या है। अब जवाब इसका ऐसा है कि जब आप खरीदने गए उस वक्त जो ओनर था हु वाज सेलिंग द प्रॉपर्टी टू यू, उसने उस वक्त क्या आपको कहा था कि भैया मैं आपको बेच तो रहा हूं लेकिन ये पंखे वंखे नहीं है, मोटर पंखे तो मैं ले जा रहा हूं साथ में। अगर उसने ऐसा पहले क्लियर कर दिया होता, ठीक है, तब तो वो मूवेबल होता। अगर उसने ये क्लियर नहीं किया है, देन यू विल एज्यूम दैट दिस इज मेंट फॉर द परमानेंट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू आर परचेसिंग, देन इट बिकम्स इमूवेबल। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल सीधा नहीं है कि ये मूवेबल हो, ये इमूवेबल हो गया। तो हर समय कुछ ना कुछ हम कंडीशन लगा के उसको मूवेबल इमूवेबल करते हैं। दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं ना इज क्लासिफाइड different choices along with these lines, significance, I mean it changes, the status changes। वही मोटर वही फैन will become movable और वही immovable बन जाएगा। So जैसे मैंने कहा था कि first we'll deal with the movable property, क्योंकि movable property का ज्यादा जिक्र है नहीं इसमें, तो इसे हम पहले डील करके खत्म कर लेंगे। क्योंकि अगर हमें movable property पता लग जाएगा तो immovable property समझना और आसान हो जाएगा। फाइन, नाउ सी, तो ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है। तो सेक्शन 336 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन कहां पे है, वो ये है। तो आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इन्होंने बड़ा एक सिंपल सा बता दिया है कि एक्सेप्ट वो, जैसे इमूवेबल बोलते हैं कि ये लगा के एक्सेप्ट वो, फाइन। सो दैट इज हाउ इट इज। अब सेक्शन 29 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑल्सो डिफाइंस मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी है, यहां पे देखो क्या लिखा है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, यानी कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। हमने कल बात करी थी ना एग्जॉस्टिव वाली, ठीक है, तो ये इंक्लूसिव है, यानी कि कल को कुछ और भी ऐड हो सकता है। नाउ इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर, एक होता है टिम्बर ट्री और एक होता है स्टैंडिंग टिम्बर। दोनों में फर्क पता है क्या है? चलो तब तक आप उसको सोचो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नाउ मूवेबल प्रॉपर्टी मीन स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ओके, एंड ग्रास, fruit upon and juice in trees and property of every other description except immovable। तो यानी कि every other description, सब हाथी घोड़ा जो भी, मतलब ये बॉटल शॉटल ये कुछ भी, सब कुछ जो चलने वाले हैं, जो कि अपनी जगह से मतलब चेंज हो सकते हैं, ऑल्टरनेट मतलब जगह चेंज कर सकते हैं, वो उसके हिसाब से वो मूवेबल हो गया, राइट। स्टैंडिंग टिम्बर जब हम कहते हैं ना, स्टैंडिंग टिम्बर यानी कि अब ये पेड़ कटने के लिए तैयार है,
we should know that there are quite a few trees which are meant to be cut to be used as a furniture, जिसे हम फर्नीचर के लिए यूज करते हैं सिर्फ, जैसे टीक हो गया, शीशम हो गया, राइट? तो ऐसे ट्रीज विच आर मेंट ओनली टू बी कट एंड यूज्ड एज फॉर वुड एंड फर्नीचर एंड वट एवर पर्पस, तो उसे हम कहते हैं मूवेबल। तो यहां पे इंटेंशन आ जाता है, ठीक है? उसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सा टिम्बर हो गया? विच आर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, जहां पे जैसे आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, तो आम का पेड़ तो हमें हर साल आम खाने हैं, राइट? तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोनों के दोनों पेड़ हैं, डिफरेंस ये है कि उसका हमें यूज कैसे करना है। अगर हमें यूज सिर्फ उसका टेम्पररी है, उसे हमें ज्यादा देर रखना नहीं है, उसे काट के हमें यूज ही कर लेना है, उससे कुछ और नहीं निकालना है, तो भाई ये मूवेबल है, राइट? अदरवाइज ये इमूवेबल है, राइट? सो स्टैंडिंग टिम्बर मीन्स ट्रीज दैट हैज नॉट बीन हार्वेस्टेड। ट्री की हार्वेस्टिंग में यार वर्ड यूज मत करो, हार्वेस्टिंग इज यूज्ड फॉर क्रॉप्स दिस एंड दैट। स्टैंडिंग टिम्बर यूज फॉर अदर पर्पसेस एंड टिम्बर ट्री इज विच इज अटैच्ड टू, अरे भाई अटैच्ड दोनों ही होते हैं। या स्टैंडिंग टिम्बर इज यूज फॉर मेनी पर्पसेस, जिसमें लकड़ियां काम आ सकती हैं उसको यूज होता है। सो मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ गया? स्टैंडिंग टिम्बर आ गया, क्रॉप्स, ग्रास, फ्रूट। क्या सिर्फ यही मूवेबल प्रॉपर्टी है और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है? राइट, और भी है, जस्ट होल्ड ऑन, अभी तो हम यहीं पे पहुंचे हैं, आगे चलते हैं। ओके, सो गोइंग फर्दर इनटू मूवेबल प्रॉपर्टी, सर इट मीन्स वी कांट यूज मैंगो ट्री फॉर फर्नीचर। वेल यू कैन यूज मैंगो ट्री फॉर फर्नीचर, लेकिन उस केस में ना आपको इंटेंशन पहले दिखाना पड़ेगा। प्रिजम्पशन ये होगा कि चाहे वो मैंगो ट्री हो, जामुन का ट्री हो, वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि उसका जनरली यूज उसके फ्रूट के लिए यूज किया जाता है, फाइन। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी ये तो मैंगो ट्री ऐसे ही है, इसमें मैंगो शैंगो कुछ ज्यादा आते नहीं, इसे तो काटना ही है, अगर आपने ये पहले कह दिया और फिर वो किसी को आपने वो बागान बेच दिया, तो देन इट विल बी यूज्ड एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, तब वो एक स्टैंडिंग टिम्बर है, तब वो टिम्बर ट्री नहीं है। तो यहां पे भी इंटेंट का गेम आ गया है, ओके? तो हर जगह इफ्स एंड बट्स हैं, तो प्लीज रिमेंबर अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसमें इंटेंशन को आप ना पूरा अंडरलाइन कर लो कि कब किसको हम मूवेबल कहेंगे, कब उसे इमूवेबल कहेंगे। नाउ सो क्रॉप्स रिमेन इन द फील्ड एंड इनकॉर्पोरेट ऑल द वेजिटेबल्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। देखो जो क्रॉप होता है ना, क्रॉप का परमानेंसी नहीं होता, उसने तो एक जगह आगे बढ़ के कुछ देना और फिर कट जाना है, फिर दूसरा आ जाना है, फिर कटना है, फिर दूसरा आ जाना है, ऐसा कहानी है उसकी, राइट? दैट इज व्हाट द एसेंस ऑफ क्रॉप। उसी तरह ग्रास का भी यही हाल है, ओके? ग्रास इज नॉट सपोज टू ग्रो 10 फीट और 12 फीट, इट हैज टू बी ग्रेज्ड, या फिर उसे कट करके किसी और बेसिकली चारा के काम आता है, राइट? नाउ so crops remain in the field and incorporate all the veggies and the natural products. They are considered as movable property since they must be utilized once they are served from the land. यानी कि देखो दोनों में अब फर्क क्या है कि जब तक अगर किसी जो कि चीज ग्राउंड से रूटेड है और वो उससे कुछ नरिशमेंट ड्रॉ कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या फिर उसे करना है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो इमूवेबल होगा। लेकिन अगर उसने वो नरिशमेंट ड्रॉ तो करना है लेकिन वो बिल्कुल टेम्पररी के लिए है, उसे कट जाना है आफ्टर सम टाइम, तो हम उसे मूवेबल ट्रीट करेंगे, राइट? सो additionally the grass is by and large nourishment for what? Dairy cattle, and consequently it is likewise considered as a movable property. Also timber is helpful for development of houses, ये तो चलो वही हो गया, yet for that it must be cut and served from the land. ये फिर वो कहानी हमने जो अभी डिस्कस की वही हमने लिखा है, ओके? And afterwards no one but it very well may be utilized, that is the reason it is considered as movable property. अगर किसी भी चीज को, चाहे वो लकड़ी हो जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं वुड की, ट्री की, अगर उसका इंटेंट ये है कि ये कई साल इसे रहना है, यहां पे इसे कई साल इस जमीन से कुछ लेना है, तो हम क्या कहेंगे? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है।
लेकिन उसका अगर जिंदगी ज्यादा नहीं है, उसे आज ना कल निकल लेना है वहां से, तब उनसे हम कहेंगे इट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? ओके, then again the trees bearing natural products are helpful when they are established in the earth, and that is the reason why they are viewed as immovable property. ठीक है, तो let's go further and see. अब एक और डेफिनेशन दी हुई है. अब देखो 2-3 एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है ताकि हम सारे एक्ट की डेफिनेशन पकड़ लेते हैं और सबको मिला के हम समझ जाएंगे कि क्या मूवेबल है और क्या इमूवेबल है. फाइन. नाउ सी सेक्शन 22 ऑफ द आईपीसी. तो ये भी आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो कभी पूछ लेते हैं, राइट? सो द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टीज इंटेंडेड. अब आ जाओ इंटेंशन में. प्लीज रिमेंबर, इंटेंशन को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? जैसे हम क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन के गेम करते हैं ना, मेंसरिया, थोड़ा बहुत, तो यहां पर भी टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी. ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी? ओके, सो फाइन. सो इट सेज फिजिकल. यस, एब्सोल्युटली. इसका मतलब होता है कॉर्पोरियल, मतलब विच कैन बी टच्ड. सो ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, राइट? ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ. या तो वो खुद अटैच्ड है या फिर वो किसी और चीज में अटैच्ड है जो कि अर्थ में अटैच्ड है. जैसे कि ये बिल्डिंग है जहां पे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है? ये अटैच्ड है अर्थ से. हमने इसकी फाउंडेशन वगैरह, पिलर वगैरह बना के इसको परमानेंटली एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है. इसी बिल्डिंग में हमने कुछ डोर्स, विंडोज भी लगाए हुए हैं जिसके बिना इसका हम परमानेंट बेनिफिशियल यूज नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे जो डोर्स, विंडोज, लॉक्स ये वगैरह जो हैं, ये आपका इट इज एन अटैचमेंट टू द अटैच्ड, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग, विच इज अटैच्ड टू द अर्थ. राइट, दिस इज परमानेंटली फास्टेंड. तो यही डोर्स, विंडोज वगैरह ये परमानेंटली हो गया, राइट? बट थिंग्स अटैच टू द लैंड मे बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी बाय सीवियरेंस फ्रॉम द अर्थ. बाय सीवियरेंस फ्रॉम द अर्थ. अगर मैं यही डोर को खोल के ले जाऊं तब तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया. यही विंडो को खोल के ले जाऊं तो मूवेबल हो गया वो प्रॉपर्टी, राइट? Now, Transfer of Property Act does not define movable property since it regulates what? It regulates transfer of immovable property by sale. अब क्या क्या हम करते हैं? By sale, mortgage, lease, gift और through actionable claim. इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखो, is intended to include to the earth except land, things attached to the earth or permanently. Fine. तो वो आईपीसी सिर्फ वो प्रॉपर्टीज को डील कर रहा है जो कि अटैच्ड नहीं है. वहां पे वो इंटेंशन पे नहीं जा रहा कि ये स्टैंडिंग टिम्बर है, कल को तो कट जाना है, ये उसमें नहीं जा रहा. आईपीसी के हिसाब से वो है. ओके, तो अगर कोई आदमी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईपीसी का एग्जाम्पल लूं, तो एक बंदा घुसा, ठीक है, उसे दूसरे के बगान में एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ को उसे काटना था और काट के ले जाना था, चोरी कर रहा था बेसिकली. नाउ ही स्टार्टेड कटिंग दैट वुड. अब वो काटते काटते मकान मालिक उठ गया, फिर वो अपना सामान छोड़ के भागा. तो क्या हम कह सकते हैं कि उसने ये चोरी का अटेम्प्ट हुआ या चोरी किया या क्या हुआ? ये उसे पकड़ लिया गया उस वक्त, या फिर उसको जब वो कट के गिर गया, तो दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? अगर जब तक वो अटैच्ड है तो वो क्या हुआ? वो मूवेबल नहीं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर आईपीसी. और चोरी में, थेफ्ट में यू कैन टेक अवे ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसका मतलब यहां पे आप थेफ्ट लगा नहीं सकते. हाँ, इफ ही हैड कट इट डाउन टू द ग्राउंड, अगर वो काट के नीचे गिरा देता और तब मकान मालिक उठ के आता और वो भागता वहां से, तब हम कहते कि यस, नाउ ही कैन बी लायबल फॉर थेफ्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज ऑल्सो मूव फ्रॉम हिज पोजिशन. तब वहां अटेम्प्ट भी नहीं लगेगा, तब तो उसने चोरी कर ली है उस वक्त, तो वो लगेगा. आप मेट्रो में जा रहे हैं और पीछे से मैं आया और मैं आपके बैक पॉकेट से आपका मैंने पर्स निकाला, ठीक है. जैसे मैंने पर्स निकाला और तभी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया. द पर्स हैज मूव्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम योर पॉकेट. ओके, द थेफ्ट इज कंप्लीटेड. हाँ, अगर मैंने आपके हाथ पॉकेट में, जेब में हाथ डाला पर्स निकालने के लिए और तभी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, द पर्स हैज नॉट मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तब वो क्या है? तब वो अटेम्प्ट है.
तो वो अटेम्प्ट है. सो अंडरस्टैंड दैट. Here anyways, we'll see that later. ठीक है. Okay, fine. So okay, let's go to the previous one. Fine. So this is what ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. Okay, तो अभी आगे चलते हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे. सेल क्या है, मॉर्गेज क्या है, लीज क्या है, गिफ्ट क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, ये सब के सब आगे एक एक करके. ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ज्यादातर सवाल इन्हीं लोगों में से ही आते हैं. फाइन. सो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. मेमोरी, जो जजेस होते हैं ना, जो कोर्ट होता है, दे डोंट रिलाई ऑन मेमोरी बिकॉज मेमोरी कैन फेल यू बट द टेक्स्ट विल नॉट फेल यू. तभी के लिए अगर चाहे एक वकील है जिसको 30 साल का एक्सपीरियंस है, मान लो वो बेल मैटर्स ही करता है, बेल तो उसको अच्छी तरह से पता होगा, लेकिन उसके बाद भी वो जब आपस में जब वहां पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती है तो जज विल ऑलवेज से कि ओके शो मी द बेयर एक्ट, आप मुझे बेयर एक्ट दिखाइए. तब वो वर्ड बाय वर्ड चेक करेगा कि कहीं इंटरप्रिटेशन में गलत तो नहीं हो रहा, कहीं ये जो डेफिनेशन दे रहा है कहीं उसने कुछ खा तो नहीं लिया बीच में. इसीलिए मेमोरी जो है ना वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं इधर उधर धोखा दे जाती है, लेकिन जो टेक्स्ट जो सामने पढ़ रहे हो वो तो नहीं देगा ना. दैट इज हाउ इट इज. तो इसीलिए डोंट वरी, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड क्या लिखा है, एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्रेस व्हाट इज डिफाइंड. हाँ, वो आपको रटना ये है कि किस सेक्शन में है, जैसे सेक्शन 22 और ये वो आपको देखना है बस. नाउ अदर एग्जाम्पल्स क्या क्या है यहाँ पे. राइट ऑफ वर्शिप है, राइट ऑफ वर्शिप. ओके, अब राइट ऑफ वर्शिप कौन सा है? पूजा करने का अधिकार. फाइन. देन मशीनरी नॉट अटैच टू अर्थ. सो दोज मशीनरीज विच आर नॉट अटैच टू अर्थ, यानी कि जो अपने वेट में पड़े हुए हैं, कल को वहां से वहां मूव कर जाएंगे. राइट. देन ए राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलाउंस. तो मेंटेनेंस अलाउंस ले सकते हैं. फाइन. एंड गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स, पीआर नोट्स पता ही है आपको. ओके, तो ये दीज आर सर्टेन प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट दैट ओके वी विल पे यू दिस मच, दिस एंड दैट. राइट. एंड स्टैंडिंग टिम्बर, ये तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. राइट. चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ एज आई सेड बिफोर, अगर हमें मूवेबल प्रॉपर्टी को और थोड़ा सा गहराई से समझना है, जिससे कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी उसके बारे में समझेंगे. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस. एक केस है, ये आपको दिख जाएंगे, ये पुराने केसेस हैं लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इसी से सारा का सारा हमने आगे उसको आगे बढ़ाया हुआ है. राइट. दीज आर द केसेस विच आर प्रेसिडेंट्स, ओल्ड केसेस हैं विच इज फॉलो टिल डेट. तो ये एक सुब्रमण्यम फर्म वर्सेस चिदम्बरम 1940 का केस है. यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, what is he doing? He is basically running a cinema and for that he has installed a generator which is fixed with nuts and bolts on cement platform. ठीक है ना, on cement platform. Fine. अब जो क्वेश्चन था, अब देखो क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना. the question was whether the security, ये bond होगा यहाँ पे, whether the security bond pledging an oil engine installed as a part of cinema can be deemed to be a transaction relating to immovable property. तो इन्होंने क्या किया? So what has happened is कि इन्होंने ये एक सिक्योरिटी बॉन्ड दिया, यानी कि एक लोन लिया. क्या उसमें प्लेज किया कि गिरवी क्या रखा? गिरवी रखा ऑयल इंजन जो कि सिनेमा में इंस्टॉल था. अब वो ये कह रहे हैं कि ये ऑयल इंजन जो जिसकी वजह से इन्होंने एक लोन उठाया हुआ है, तो ये ऑयल इंजन मूवेबल है या इमूवेबल है? राइट. ये मूवेबल है या मूवेबल है, ये हमें देखना है. ठीक है. नाउ एज अ पार्ट ऑफ सिनेमा कैन बी डीम्ड टू बी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब एक ऑयल इंजन है. राइट. ऑयल इंजन बेसिकली जनरेटर सेट होगा, जिससे वो डीजल जनरेटर सेट से जिससे वो अपना सिनेमा का प्रोजेक्टर चलाते होंगे. अब ये जो डीजल जनरेटर सेट है, क्या ये हम इसे इमूवेबल माने या मूवेबल माने? है तो वो बोल्ट से अटैच्ड जमीन में. ठीक है. तो इसे हम क्या ट्रीट करें, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, अब इसे देखते हैं. नाउ कोर्ट ने क्या होल्ड किया? व्हाट द कोर्ट हेल्ड वाज दैट रिगार्ड हैज टू बी हैड नॉट मेरिली टू द नेचर ऑफ द अटैचमेंट. अब सिर्फ अटैचमेंट में नहीं जाना है. नहीं सर, वो तो उसको हमने नट बोल्ट से टाइट करके फिट कर दिया तब तो ये परमानेंट हो गया, ये नहीं है काफी. राइट. बाय विच द इंजन वॉज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड बट ऑल्सो circumstances in which it came to be fixed. But circumstances on which it came to be fixed.
दैट इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये सर्कमस्टांसेस कैसे क्या हैं, राइट, इसे मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, इफ द थिंग एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू विच इट इज अटैच्ड, देन इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैंने वो ऑयल इंजन इसलिए लगाया है कि मैं वो जो लैंड बिल्डिंग है उसका किसी तरह से परमानेंट उसका एंजॉयमेंट करूं, तब तो मैं इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी मानता हूं। अगर वो नहीं है वैसा, राइट, इफ इट इज नॉट, देन इन दैट केस आई विल कंसिडर दिस एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इट मस्ट डिराइव और समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड और समथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, जिसका कि जो अटैच, जो कि परमानेंट है, उसका एंजॉयमेंट करना जरूरी है। जो भी आप चीज लगाते हैं, जैसे मैंने डोर विंडो लगाया है, डोर विंडो के बिना घर को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है, तो वो उसकी जरूरत है। इसी तरह में ये देखना है कि क्या ये जो हमने एक जनरेटर सेट लगाया है, क्या इसके बिना उस परमानेंट बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग खड़ी है, उसको हम यूज, उसका एंजॉयमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स सी, सो व्हाट एल्स द कोट सेड, बट इफ थिंग इज अटैच्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, अगर हमने उसे शॉर्ट पीरियड के लिए अटैच किया है, दो फिक्स फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए मान लो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 6 महीने के लिए किया हुआ है, and the person using the same for the beneficial enjoyment of the thing itself, भाई जिसको जो चीज उसने अटैच किया है उसको अटैच इसीलिए किया गया है क्योंकि उसको हम अच्छी तरह से यूज कर पाए, लैंड बिल्डिंग से ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसे अटैचमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर वैसे यूज नहीं हो पाएगा, तो अब फिर हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो चीज हमने अटैच करी है ये अपने उसके खुद के लिए यूज करी है, ना कि वो जो बिल्डिंग जिसके लिए जहां पे ये लगाया गया है, राइट। सो एंड नॉट द लैंड, देन इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इन दिस केस द इंटेंशन वॉज, देखो यहां भी इंटेंशन आ गया ना, वॉज क्लियर दैट दे डिड नॉट ट्रीट इंजन एज अ पार्ट ऑफ द प्रेमाइसेस एज दे वेर अंडर अ लीज एंड वेर एक्सपेक्टिंग एविक्शन फ्रॉम द प्रेमाइसेस। यानी कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो आप लिख सकते हैं अभी ये, कि whenever we have to treat whether this is a movable or immovable, तो आप ये देखना कि जो बंदा, क्या वो लीज में तो नहीं है, क्या वो रेंट में तो नहीं है, क्या वो टेनेंट तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तब आप अपने दिमाग को जरा बिल्कुल शार्प कर लीजिएगा कि अब प्रॉब्लम आने वाली है, अब आपको थोड़ा अपना समझ को एम्प्लॉय करना पड़ेगा टू सी वेदर दिस इज मूवेबल और इमूवेबल। फाइन, राइट, ओके, fine. So in this case the intention was clear that they did not treat engine as a part of the premises as they were under a lease and were expecting eviction from the premises. तो यानी कि उनका ये जो काम था ना, ये जो इन्होंने, जैसे होता है ना जब शादी होती है, तो शादी में भी आप जब वो लेके जाते हैं साथ में जनरेटर सेट वगैरह ले जाते हैं फॉर अ बैकअप, तो वो बैकअप ही होता है, वो वहां पे कोई परमानेंट नहीं होता, फिर उसको निकल जाना होता है उसको, फाइन, 1-2 दिन के बाद वहां से, राइट। Another case law further to explain what is movable property is Perumal versus Ramaswamy 1969. If in the nature of things property is movable property and for its own beneficial use or enjoyment it is necessary to embed it or fix it on the ground, though permanently, that is when it is in use it should not be regarded as इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपने कोई भी चीज, ऐसे तो आपने अटैच कर दिया गया है, राइट, जो कि है वहां पे, लेकिन पॉइंट ये है कि उसका जो नेचर है वो एक मूवेबल ही है, तो ऐसे केस में आप उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। जो हमने पहले कहा था वही इस केस में दे रीआइटरेटेड द सेम थिंग हियर आल्सो, ओके। अनदर केस इज Ibrahim versus Northern Trading Company. इस केस में the owner of the mill installed a machinery on a cement platform held in a position by iron pillars, यानी कि जो लोहे के जो छड़ होते हैं मोटे मोटे, उसमें उन्होंने क्या किया, एक मशीनरी को इंस्टॉल कर दिया, embedded in the earth to a depth of 6 feet। तो ये जो 6 feet है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 6 फीट, क्योंकि 6 फीट काफी गहरा होता है,
ये जो गहरे के इतने अंदर जो उसको एम्बेड किया हुआ है, इससे इंटेंशन दिख रहा है कि दिस इज मेंट फॉर अ परमानेंट लॉन्ग टर्म यूज, नहीं तो वो इतना नीचे से गाड़ता ही नहीं अगर कल को उसे खोल के ले जाना होता। तभी आप देखना ये जो वाटर पाइप्स होती हैं, वाटर पाइप्स कितनी डीप जाके वो खोद के उसको तब वहां पे ले डाउन करते हैं, बिकॉज इट इज मेंट टू बी यूज फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स, राइट? So the plaintiff company invested money and claimed a charge on machinery on the plea that it was movable property. तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो मशीनरी जो इन्होंने लगाया है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पे हमारा चार्ज है क्योंकि उसमें उन्होंने पैसा लगाया था, तो वो चार्ज वापस किया जाए, क्योंकि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा तो फिर मामला डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट लॉ लग जाएंगे उसमें। नाउ तो कोर्ट ने क्या कहा? हेल्ड that the plant and machinery installed on a concrete floor has become immovable property attached to something which is attached to earth. Moreover, the intention, again intention aa gaya, please keep in mind, the owner of the mill was to use the machinery for the purpose of carrying on business for his own benefit, that is for the permanent beneficial enjoyment of the mill. देखो यहां पे क्या है, यहां पे जो जिसने मशीनरी इंस्टॉल करी थी, जिसका वो फैक्ट्री था, जिसका वो प्रेमाइसेस था, वो खुद ओनर ही था। ओनर कहीं भागने वाला तो है नहीं, कोई आपने कि उसने किसी को लीज पे तो नहीं दिया था कि हाँ भाई वो अभी काम करेगा, क्योंकि उससे पता जो लीज पे है उसको यही मान के चलते हैं ना, ये तो कुछ दिन काम करेगा फिर चला जाएगा, फाइन। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दैट इज व्हाई इट वाज ट्रीटेड एज अ ओके। एक और केस आता है यहाँ पे, जानम चंद वर्सेस जुगल किशोर। Okay. In this case, the machinery was fixed with nuts and bolts on the concrete floor. The court held that the nature of the structure on which the machinery was fixed shows that the object was to keep the machinery from, यब देखो, to prevent it from vibrating. उसने उसको जमीन में फिक्स इसीलिए है कहीं वो वाइब्रेट ना करे, यानी कि मशीन के बेनिफिशियल यूज के लिए, उसको जो बिल्डिंग है, जो लैंड है, उसके बेनिफिशियल यूज के लिए नहीं था, वो सिर्फ मशीन के यूज करने के लिए उसने उसको फिक्स किया था, नहीं तो वो नहीं करता वो। सागर, अगर ऐसी हेवी मशीनरी है जिसे 6 फीट से ज्यादा नीचे गाड़ कर चलाया जा सकता हो तो क्या है? ऐसे तो कई सारी मशीनरी है जो आप देखते हो, ये जो बड़े बड़े प्लांट लगते हैं जहां पे, जैसे वो बॉयलर्स हो गए, चाहे वो लेथ मशीन्स हो गई, कई टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हैं, तो उसको वैसे ही इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि उनका फंक्शनिंग इतना तगड़ा होता है, उनका जो रोटेशन वगैरह होगा वो, ताकि वो ढंग से रहे वहां पे। सर, अकॉर्डिंग टू पेरुमल केस लॉ, इवन इफ अ मूवेबल थिंग इज फिक्स्ड परमानेंटली एंड विथ, या एब्सोल्युटली, अगर आपने अल्टीमेटली वी सी द इंटेंट पार्ट हियर, ठीक है, आपने वो इंजन, वो जो ऑयल इंजन है उसको तो इंस्टॉल तो कर ही दिया ना अच्छी तरह से फिट विट करके, बट द पॉइंट इज इंटेंशन यही है कि ये तो फिलहाल हमने किया है, कल को हम इसे उठा के ले जाएंगे। अगर ऐसा है तो वो मूवेबल है, वो इमूवेबल नहीं है। सो दस फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द मशीनरी इटसेल्फ द लैंड वाज मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंटल बेसिस। देखो महीने महीने का रेंटल दे रहा है, एंड मॉर्गेजीज ऑब्जेक्ट वाज दस नॉट फॉर द, एक तो ये कौन है, ये ओनर तो है नहीं, तो परमानेंसी तो आएगी नहीं, इन्हें आज रहना कल चले जाना है, ठीक है ना। और दूसरा जो रीजन है वो मशीनरी को वाइब्रेशन से बचाने के लिए उन्होंने फिक्स किया था, एंड नथिंग फॉर द बेनिफिशियल यूज ऑफ द लैंड, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। एक और हम देखते हैं, बामदेव पानीग्रिह वर्सेस मनोरमा राज, 1974 का केस है। सिनेमा इक्विपमेंट्स लाइक प्रोजेक्टर, डीजल इंजन इंस्टॉल्ड ऑन द टेनेंटेड लैंड टेम्पोररीली and not attached to the earth but also not permanently fastened to anything attached to the earth are movable, जैसे touring talkies। पहले क्या होता था, कई लोग जो सिनेमा ले लेके घूमते थे, दिखाते थे, राइट, और वहीं पे घूमते रहते थे, दैट्स अ पॉइंट। चलिए एक केस और ले लेते हैं हम आपका, ये है सुब्रमण्यम फर्म वर्सेस चिदम्बरम, 1940 का केस है। द मशीनरी इंस्टॉल्ड बाय द टेनेंट, देखो द वर्ड आ गया क्या, टेनेंट। जब भी टेनेंट आ जाए ना, लीज आ जाए, आपके बिल्कुल ही यू शुड बी वेरी केयरफुल, फाइन। फॉर रनिंग अ सिनेमा इन द प्रेमाइसेस टेकन बाय हिम ऑन लीज फॉर हिज ओन प्रॉफिट वाज हेल्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट वाज नॉट अ परमानेंट इंप्रूवमेंट टू द प्रेमाइसेस। जब तक आप जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, तब तक आप हम उसे मूवेबल नहीं मानेंगे। नाउ so then again we have, it's not Monday, it is Mohammed, fine, ये मोहम्मद है।
Mohammad Ibrahim versus Northern Circles Fiber Trading Company 1944 held that machinery installed on cement platform was immovable property as the annexation was made by the person who owned the building as well as the machinery. वही ओनरशिप है उसके पास में और उसने उस बिल्डिंग को फिक्स भी कर रखा है, उसने कहीं जाना आना है नहीं, उसने वहीं पे ही रहना है. So the intent is clear that he want it to be permanent, so hence it is immovable property. नहीं सागर, आई मीन पेरुमल केस में ऐसा कुछ नहीं है कि वेयर द इंटेंट इज इमटेरियल. इंटेंट की ही बात कर रहे हैं हम तब से, और ये पूरा इंटेंट आपका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के डिफरेंशिएशन में चलता रहेगा. यही एक बेसिक जोड़ है दोनों को, जो जोड़ेगा और तोड़ेगा मूवेबल और इमूवेबल में. ठीक है सर, अगर लीज प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाए तो क्या प्रॉपर्टी तो लीज होल्ड जो होती है वो फ्री होल्ड हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? लीज का मतलब क्या है? दैट इट इज लीज टू सम डेवलपिंग एजेंसी. मान लो आप दिल्ली में हैं, जिसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें आज भी कई सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि दे हैव गिवन ऑन लॉन्ग टर्म लीज, जैसे 99 ईयर्स के लिए हैं. ठीक है, अब आप इसे फ्री होल्ड करते हैं तो फ्री होल्ड का मतलब क्या होता है? वहां पे आप उसे कुछ चार्ज देके आप उसमें अपना मालिकाना हक ले लेते हैं. ठीक है, so you become the title holder of that particular property. तो वहां पे आपका जो म्यूटेशन वगैरह सब आपके नाम पे एक तरीके से हो जाता है वहां पे. तो इसमें इसका कुछ मूवेबल इमूवेबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, whether it is converts to that or not. ठीक है, ownership plus permanent enjoyment is equal to immovable. Yes, Sneha, that is rightly said. सर इन सब केस लॉज की इंपॉर्टेंस कितनी है? देखो, इन सब केस लॉज की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको मूवेबल और इमूवेबल का जो डिफरेंस है, कल को अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है, जो कि पहले आया है, ठीक है, सो देन यू आर एबल टू क्रिस्टल क्लियर, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पे कि व्हाट एग्जैक्टली इज मूवेबल एंड व्हाट इज इमूवेबल. अगर उन्होंने 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है, आपको पता कि व्हाट इज इमूवेबल इमूवेबल, लेकिन आपने वहां पे 2 पेज का लिख के आ गए हो, तो आपको लगता है वो 10 में से आपको कितना मार्क्स दे देंगे? तो आपको वैसे इलैबोरेट करते चलना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में कब मूवेबल इमूवेबल होता रहता है, और उसके लिए आपको केस लॉज का सहारा लेना पड़ेगा, बिकॉज आपके कहने से नहीं होगा, इट हैज टू बी बैक्ड बाय अ लॉ. हमने अभी तक क्या समझा कि कब प्रॉपर्टी ज्यादातर मूवेबल है और हाउ इट गेट्स डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी. फाइन. So that is how we have understood here. Now let's see. Now we come to the definition of the immovable property. Okay. So section 3 of the TPA defines immovable property does not include. तब यहाँ पे क्या हो गया? Negative definition हो गया. ठीक है. So negative definition में क्या मिल गया आपको? Does not include standing timber, growing crops or grass. Moving प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग ग्रास अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. तो वो एक ही बात है, दोनों मैंने रिपीट कर दी. ठीक है. नाउ सेक्शन 326 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को फिर डिफाइन कर रहा है. ये कह रहा है इट शैल इंक्लूड, तो ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है. क्या? लैंड बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. ठीक है, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. ओके. देन things attached to the earth or permanently fastened to anything that is attached to earth. ये हमने पहले भी किया था, which is permanently fastened to something which is attached to the earth. तो benefits to arise out of the land, जो benefits उसके land से आ रहे हैं. ओके. तो जैसे कि एक फिश पॉन्ड है तो वहां पे फिशेस आएंगी. इफ आई गिव अ राइट अलॉन्ग, आपको 5 साल के लिए दे दिया कि भाई ये जो तालाब है, ये जो पॉन्ड है, इसमें जितनी भी फिश हैं वो आप ले सकते हैं. ठीक है, इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. मिनरल्स अगर आप निकाल रहे हैं, आप वहां से कोयला निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या? बेनिफिट्स विच इज अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. जमीन से निकल रही है ये चीजें, जमीन हमको दे रहा है ये सारी चीजें, तो ये हम कहेंगे ये क्या है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है. एक डेफिनेशन और है, वो ये है सेक्शन 26 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. इट डिफाइंस immovable property as immovable property includes land. अब ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है, which says land, building,
हेरिडिटरी अलाउंस। अब ये हेरिडिटरी अलाउंस क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज हेरिडिटरी अलाउंस? सक्सेशन टाइप कुछ होगा सर, सेक्शन कब से शुरू होंगे बस। अब देखो इसमें क्या है, हेरिडिटरी अलाउंस हो गया जैसे कि एक मंदिर का केस ले लो। तो मंदिर में क्या होता है कि एक पुजारी है, वो उस मंदिर का मैनेजर भी है, फिर उसके बाद में उसका बेटा है वो चले जाता है, फिर उसके बाद जो गद्दी होती है ना वो चली जाती है। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके, अगर आप अभी देखो आज ही पेपर में आया हुआ था, जैसे ये जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद का जो इमाम है, नाउ ही इज काइंड ऑफ हैंडिंग ओवर टू हिज सन। अब ये जो अभी जो इमाम है उसके पहले जो उसके डैडी थे वो, फिर उसके डैडी वो, तो ये ऐसा चला रहा था। एक तरीके से ये आपका एक हेरिडिटरी अलाउंस हो गया। फाइन। देन राइट्स टू वेज, राइट्स टू वेज, ठीक है, सड़क में जाना आना। टू लाइट्स, जो आपकी जो सनलाइट वगैरह है वो। फेरीज यानी कि वाटरवेज में जाना आना। फाइन। See, Sagar, the intent that minerals is to be sold. The point is, the fact is, it is being derived over a period of time. It is a benefit which is arising out. ठीक है, तो आप उस जमीन से निकाल रहे हैं बार बार। उसी तरह जैसे फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, तो जो फ्रूट तब आएंगे ना जब ट्रीज को हम बार बार नरिशमेंट करेंगे, खाद पानी डालेंगे तो फ्रूट निकलेगा। अल्टीमेटली फ्रूट को भी खाना होता है या फिर कहीं बेचना होता है, कुछ तो यूज होगा ही उसका। तो अभी हम यूज पे नहीं जा रहे, अभी हम उसके कॉस्ट पे जा रहे हैं, इफेक्ट पे नहीं जा रहे। Right? So fisheries or any other benefit to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to earth but not standing, ये वगैरह। तो ये थोड़ा सा comprehensive definition है, ठीक है, which is incorporating most of the things from the other laws। ठीक है। राइट टू लाइट का मतलब सनलाइट वगैरह। मान लो कि मैं अपने घर पे हूं, आपने एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दी और पूरा मेरा घर मेरा अंधेरे में छा गया, तो फिर वो देन आई विल हैव अ राइट ऑन दैट, राइट। देखो आप ये कह रहे हैं कि लीज पर लैंड लेकर बिल्डिंग बना दें और 30 साल के यूज करेंगे लेसी, तो ये तो मूवेबल, आप उसके यूसुफ्रक्चरी राइट्स हो गए ना, तो इमूवेबल ही हुआ। राइट टू वेज मतलब आपको घर से बाहर निकल के सड़क में आना जाना, दैट इज राइट टू वेज। हाँ, अभी दैट्स व्हाट आई सेड बिफोर कि अभी आपको थोड़ा सा भी ये कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन हाँ जस्ट होल्ड ऑन, अभी आप थोड़ा सा उसको अपने अंदर थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दीजिए, वो क्लियर हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो अब आते हैं कि कुछ देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आई विल आस्क, वही है, देख लेते हैं। अब बताओ इसका क्या आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन मैंने आप पूछा अभी आपसे। फाइन, सो 56% हैव राइटली आंसर्ड, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये राउटेड नहीं है, रूटेड होगा, ये स्पेलिंग थोड़ी वो हो गई है, RROO। सी सागर, ज्वेलरी जो है हमें ना बेस्ट ढूंढना है। ऐसे तो ज्वेलरी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, फाइन, बट वी आर गोइंग बाय लॉ एंड वी हैव टू फाइंड द बेस्ट अमंग द 4 चॉइसेस। या सो मोस्ट ऑफ यू मार्क करेक्टली। चलिए, नाउ लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस हियर। पहला सवाल ये है, ये वाला, इस पे ध्यान देंगे। Is AC fixed with nuts and bolts a movable or immovable property? So again we have to see whether what was the intention of fixing that AC. जब हम किसी ऐसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे कि पूरा सिस्टम ही सेंट्रली AC एयर कंडीशनड है, तो इसका मतलब ये है कि इट इज इमूवेबल। लेकिन जहाँ पे कि जब आप किसी मकान खरीदने जा रहे हैं जिसमें एसी लगे हुए हैं और वहां पे ओनर ने पहले ही आपको कह दिया है कि ये एसी तो मैं ले जाऊंगा, ये एसी के साथ नहीं आ रहा है ये मकान, तब फिर वो क्या हो जाएगा, वो मूवेबल हो जाएगा। फाइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नाउ सीलिंग फैन बाय टेनेंट, ये मूवेबल है या इमूवेबल है? सिंपल है ये तो। इज इट मूवेबल और इमूवेबल? इट इज मूवेबल, क्योंकि जब टेनेंट अपना ना वो फैन लगाता है तो वो अपने यूज के लिए लगाता है, बिकॉज ही नोज दैट ही हैज टू लीव आज या कल, ठीक है ना, तो इट इज मूवेबल। क्लियर है। ए राइट ऑफ माइनिंग फॉर 5 years, किसी को आपने कोल माइन दे दिया है, ठीक है, और बोला कि 5 साल में
मुझे इतना रेंट देते रहो और आप कोयला निकालो, तो ये क्या हो गया? इज इट मूवेबल, इमूवेबल? अलीशा देखो, जब मैंने टेनेंट लगा दिया है ना, तो सीलिंग फैन को हम मूवेबल ही मान के चलेंगे अनलेस एंड अनटिल समथिंग एल्स इज गिवन, क्योंकि वो टेनेंट है। नहीं जय, इट्स नॉट लाइक दैट कि जब तक लगा हुआ है तो अगर वो टेनेंट है, उसने फैन लगाया है, तो उसे मूवेबल मान के चलते हैं। ऑब्वियसली इट इज इमूवेबल बिकॉज दिस इज थिंग्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ, राइट? सो इट इज इमूवेबल। Oil engine attached to land by mortgagee. Oil engine attached to earth by the mortgagee. ये क्या हुआ? मूवेबल या इमूवेबल? यस, अगेन बिकॉज ये भी एक तरीके से परमानेंट नहीं है, ये मॉर्गेजी है। ओके, इसने जो उसके पास लैंड है वो इसीलिए है क्योंकि दूसरे जिस बंदे जो मॉर्गेजर है, जो इज द ओनर, इसने उसको पैसे दिए हुए हैं और उसने अपने जमीन या जो भी है इसको दिया हुआ है, तो ये परमानेंट, ये ओनर नहीं है, ये भी एक टेम्पररी आदमी है, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे? ये भी मूवेबल है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू कलेक्ट सैंड फॉर 1 year फ्रॉम द सी बेड, टू कलेक्ट सैंड फ्रॉम द सी बेड। आप देखना इतना ज्यादा जो इंडिया में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और जो हुआ है, मैंने तो खुद देखा अपनी आंखों से। एक रिवर को मैंने मरते हुए देखा है, एक तरीके से देखो। उसमें क्या, इट वॉज सच ए मैजेस्टिक रिवर, वहां पे खाली सैंड होता था, लोग शाम को बैठ जाते थे वगैरह वगैरह। बट आफ्टर नाउ लास्ट टू लास्ट ईयर आई सॉ द एंटायर सैंड हैज बीन टेकन आउट, क्योंकि वो सैंड लगता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। अब वो सैंड निकल गया है तो नीचे तो वही धरती जमीन है। अब उसमें उस रिवर में सारे के सारे घास इतने बड़े बड़े उग गए और ना वहां पे पानी का कोई ढंग का ठिकाना है, वो एक तरीके से गंदा नाला बन गया। तो अगर आप दिल्ली में भी अगर यमुना में जाएंगे तो वहां पे भी देखना वो ज्यादातर एक गंदे नाले जैसा है। फाइन, सो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन हुआ है सैंड को। तो ये जो सैंड लिफ्टिंग है, वैसे तो कई जगह बैन कर रखा है, लेकिन हाँ जहां पे अलाउड है, तो क्योंकि सैंड इज ऑल्सो ए थिंग विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द अर्थ। आपको पता ना, सैंड एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है जिससे सैंड कलेक्ट होता है। फाइन, तो वहां से आता है। तो दिस इज विल बी अ व्हाट? इट विल बी इमूवेबल, राइट? एंड हैंगिंग ब्रिज ऑन द रिवर, हैंगिंग ब्रिज ऑन द रिवर, जैसे दिल्ली में आप देखना ये जो सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है, ये हैंगिंग तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा डिजाइनर ऐसे बना हुआ है, इट इज पुल्ड बाय रोप्स एंड ऑल। ये क्या है? इज इट मूवेबल और इमूवेबल? या इट इज इमूवेबल, क्योंकि हमें जो लैंड है, जो पानी के नीचे जमीन ही होता है, उसका यूज हमें करना है फॉर बेनिफिशियल, राइट? तो इसीलिए ये इमूवेबल है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि द थिंग्स और द बेनिफिट दैट यू डिराइव आउट ऑफ द लैंड। देखो, अगर माइनिंग जो होती है ना, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए होता, हाँ भाई तुम जाओ और जाके वहां से कोयला 1 टन निकाल के ले आओ, तब तो ये मूवेबल हो जाता, राइट? लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने एक लीज पीरियड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे उस जो जमीन से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो खनिज जो भी निकल रहा है उसे मैं यूज कर रहा हूं, यानी कि इट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। तो इसीलिए टाइम का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। इसी का जो एक जो लैटिन जो आपने भी पढ़ा होगा, दैट इज प्रॉफिट ए पेंद्रे, ठीक है? तो जो रेंट लेते हैं ना, जैसे रेंट राइट्स होती हैं, तो वो भी यही है, दैट इज ऑल्सो इमूवेबल एक तरीके से, बिकॉज इट इज एक्रूड ओवर और डिराइव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द लैंड ओनली। सो सागर एज अ क्वेश्चन दैट सर, अब ऐसे भी घर बन रहे हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह मूव कर दिए जाते हैं, तो क्या हुआ? अगेन द पॉइंट इज, जब आपने वो घर बनाया है, हम आपका वही इंटेंट देखेंगे कि ये घर क्या ये परमानेंटली यूज करने के लिए, आप इसको यहां से वहां निकाल के ले जाने वाले हैं। तो अगर आप जैसे बता रहे हैं तो ये फिर मूवेबल हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट सपोज टू बी परमानेंटली देयर। हैंगिंग ब्रिज ऑन रिवर, सी जब हमने वो ब्रिज बनाया, वो ब्रिज हमने 5 महीने 6 महीने के लिए नहीं बनाया, वो हमेशा के लिए बनाया है। और वो हमेशा के लिए इसलिए बनाया है ताकि हम वो जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम पार कर सकें, ठीक है? ताकि वो जो लैंड है हम उसको ढंग से यूज कर सकें। सो इट इज इमूवेबल। So standing timber is also for our benefit and also attached to earth, then why it is excluded from see the point is again मैंने intent की बात करी थी, the intent is to
कट इट। स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? एक पेड़ जो बिल्कुल कटने के लिए तैयार है। मान लो एक पेड़ है, मान लो टीक कट रहे हैं, देयर इज अ टीक ट्री। टीक बेसिकली यूज क्या होता है, या शीशम का जो पेड़ होता है वो बेसिकली फर्नीचर के काम आता है। अभी एक शीशम हुआ है, मान लो उसको 10 साल लगते हैं बढ़ने के लिए, अभी उसको लगाए हुए 6 महीने हुए हैं, तो हम उसको अभी उसे ट्रीट नहीं करेंगे कि इट इज अ स्टैंडिंग टिम्बर। अभी तो वो सॉइल से नूरिशमेंट डिराइव करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो अभी वो मूवेबल नहीं होगा वो। हाँ, अगर वो बड़ा होके बिल्कुल फिट है कट करने के लिए, क्योंकि अब ये आज गया या कल गया, तो यानी कि अब उसका टाइम नहीं है वहां पे, अब उसकी परमानेंस नहीं, अब तो ये टेम्पररी है, कुछ दिन का मेहमान है ये। इन दैट केस हम फिर उसे मूवेबल की कैटेगरी में ले आते हैं। यस, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स लॉट ऑन इंटेंशन। सर सॉयल, मड, माइनिंग, यस ऑफ कोर्स इमूवेबल है, क्योंकि दे कम फ्रॉम द लैंड, सॉरी दे कम फ्रॉम द लैंड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड। यस, अगेन द इंटेंशन इज टू कट इट व्हेन इट गेट्स रेडी। ऑल दीज जो हमने अभी बात करी ट्रीज वगैरह की, हमने देखो ट्रीज के भी कैटेगरी है, जैसे हमने आम और ये क्या कहते हैं जामुन और बाकी जो ट्रीज की बात करी थी, तो ये जो आम और जामुन है ये भी, अगर आपने इंटेंट पहले, क्योंकि प्रेजम्पशन ये है कि ये परमानेंट है, क्योंकि इसको तो हमें फ्रूट ही यूज करना है, लेकिन आप उस इमूवेबल को मूवेबल ला सकते हो बाय एक्सप्रेसिंग योर इंटेंशन कि ये ट्री का अब ज्यादा टाइम नहीं है, इसे तो काटना ही है। तो अगर वो है तो फिर उसे हम मूवेबल ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कई लोगों के पास ये खासकर ये मैंगो ट्रीज थे विच हैज बीन कट डाउन एंड विच वाज नेवर मेंट कि वो वहां पे परमानेंटली रहे, हमें तो उसे काट के साफ करना है, हमें तो कुछ और यूज करना है जगह को। सो द पॉइंट इज नाउ, अगर अब ये तो हो गया एक काइंड ऑफ ट्रेलर या प्रीफेस। इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो मेन जो उसकी जो आपके बस जो केस लॉज हैं, जैसे जिन्होंने पढ़ा हुआ है, पढ़ाई होगा, जैसे शांताबाई, डंकन इंडस्ट्रीज वगैरह के जो केस हैं, वो हम उसको बिल्कुल ही डिटेलिंग करके उसे हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली एक एक फैक्ट को पता करेंगे कि कैसे और कब एंड व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज इमूवेबल और मूवेबल। फाइन, बट दैट इज शेड्यूल्ड फॉर आवर नेक्स्ट क्लास, नॉट फॉर दिस क्लास। ठीक है, अभी के लिए कोई और आपके जैसे सवाल वगैरह जवाब है तो वो हम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव टाइम। अदरवाइज आज के लिए जो एजेंडा है वो इतना ही है, हमारे पास बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी स्पेशली इसके लिए, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट कवर मूवेबल एज सच, इट कवर्स प्राइमरीली इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वी हैव फुल 2 आवर्स, जहां पे कि हम पूरी तरह से जो मेन केस लॉज हैं उसको हम अच्छी तरह से और अभी हम समझेंगे। इट वॉज जस्ट टू ले डाउन द ग्राउंड टुडे। हाँ, तो आपने शांताबाई का केस नहीं पढ़ा क्या? दैट इज द फर्स्ट केस एवरीबडी रीड्स व्हेन यू डू योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ओके, सो व्हाट इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन? टेस्टामेंट्री सक्सेशन यानी कि जो विल जो अब लिखते हैं कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको जाएगी। टेस्टामेंट टू टेस्टिफाई, टू से, ठीक है। इंटरस्टेट बिना कहे किस, जब ऑपरेशन ऑफ लॉ चला जाता है, सक्सेशन बाय एयर क्लास 1। सर कहना लिविंग पर्सन ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अ नॉन लिविंग पर्सन। भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया था, लिविंग टू लिविंग ही होता है। फाइन सर, यू हैवंट टॉट अस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आपने कल सुना होता तो कल हमने डिस्कस किया था वाया किससे, एमसीक्यू से। मैंने आपको बताया जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले ऐसा कोई कोडिफाइड लॉ था नहीं, जो प्रॉपर्टी का जो भी डिस्प्यूट्स होता था तो जजेस वो अपने दिमाग और जो कुछ इंग्लिश के जो केस लॉज हैं उसको देख के समझ के वो एक गुड एक्विटी, गुड कॉन्शियस, रीजनेबलनेस लगा के वो जजमेंट करते थे। सर इफ टेकन फ्रॉम सॉइल फ्रॉम अनदर प्रॉपर्टी विल इट कम इन मूवेबल? I mean, I can't get this. If taken the soil from another property means? What's the difference between company corporated and incorporated? See, you corporated का कोई मतलब नहीं होता है, incorporated का मतलब होता है when you formally get a name, when you get registered with the company registrar, so that becomes that you are incorporated। या जब रजिस्ट्रार आपको एक नाम दे देता है
ABC Limited, ABC Private Limited, whatever it is, that becomes incorporated. Yes, sir. I did which about the forest Shantabai was using to cut trees which they didn't had registered. Yes, जया, इसको हम बड़े ही बारीकी से पढ़ेंगे कि ये कैसे, ये ना एक बड़ा गूगली वाला केस है. आपको बड़ा मजा आएगा इस केस, तभी के लिए मैंने आज उसको नहीं टच किया, वरना ये केस बड़ा ही एक जब हम फैक्ट्स को हम पढ़ के निकलेंगे ना आगे और लॉ कैसे लगाया गया है उसमें, तो आपको मजा आएगा. सर, coal derived from coal mine has a benefit from land, but with the intent to immediately sell it off. See, the point is the fact that you are deriving it from the land. You know, it is a benefit derived from the land, so therefore it is immovable. देखो, वो जो आप सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं ना, अनबॉर्न चाइल्ड की, ठीक है, दैट इज एन एक्सेप्शन, लेकिन उस एक्सेप्शन का भी देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो. रूल यही है कि दैट यू it is between intervivos, यानी living to living. Sir, which of the following statement is correct according to Transfer of Property Act? ये क्या है था? What was this? Registered के बारे में समझा दीजिए. See, registered में क्या होता है? You register the document with 2 witnesses as per the registration act, ओके, और जो भी उसकी अथॉरिटी थी उसके आगे आप वो पेपर रजिस्टर करवा लेते हैं वेद. और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये मैंडेटरी होता है कुछ डीड्स में, जैसे आपके कोई भी सेल डीड है जो कि 100 रुपए की ज़्यादा के वैल्यू का है, या आपका कोई गिफ्ट डीड हो गया, वो हो गया आपका, ठीक है. अटेस्टर, सी, अटेस्टर इज अ पर्सन हु सीज the executant sign the agreement, यानी कि जो डीड में साइन करता है उसको अटेस्टर अब कहता कि हाँ मैंने देखा है, इसने साइन किया है, और उसी को एज अ एविडेंस वो अपने साइन कर देता कि हाँ मैंने देखा इसको कि इसने साइन किया है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ही नीड नॉट नो व्हाट इज इनसाइड, डिटेलिंग क्या है, क्या हुआ नहीं था, बस उसको ये पता हुआ कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी का सेल डीड था, ये करता, वो मैंने किया, बस ये जीपीए मैंने साइन कर दिया है. जीपीए के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उसको जानने की जरूरत नहीं है. वो एक विटनेस है बस. सी, नोट्स अभी आपके पास और आएंगे, जस्ट होल्ड ऑन, आपको मैं और नोट्स देने वाला हूं, इसके अलावा भी वो भी मिलेगा आपको भी. हाँ, जो ये कह रहे थे कि हम लोग 1 by 1 सेक्शन से कब जाएंगे, देखो 1 by 1 सेक्शंस में वो तो मेरे को ज़्यादा सहूलियत होगा कि आई विल ओपन अ बेयर एक्ट एंड वी कैन स्टार्ट रीडिंग. अगर आप कहोगे तो मैं वैसा कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके, इफ यू वांट आई कैन डू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, हम बेयर एक्ट 1 by 2 3 4 करके चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट ये है कि आपको यू नीड टू हैव द गाइड, बिकॉज बेयर एक्ट की लैंग्वेज विल बी डिफिकल्ट, और हम बेयर एक्ट में भी और जाने वाले हैं जब हम ये इन सब में आ जाएंगे. जो बेसिक आपका जो बिजनेस एरिया है जहाँ पे आपको लीज, मॉर्गेज, ये सब आएंगे, तो वहाँ पे बेयर एक्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा ही, फिर उसको समझाना पड़ेगा ही, ठीक है. बट इफ यू स्टिल वांट दैट बेयर एक्ट रीडिंग कैन ऑल्सो बी डन, तो आई एम ओके विथ इट. मुझे तो बेयर एक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. ओके, सो सर अगर हैंड रिटन नोट्स मिल जाते तो पॉइंट देखो, मेरी हैंड राइटिंग अगर आप, वैसे तो मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, पर अगर मेरी हैंड राइटिंग में लोगे तो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसा ही है वो आपको. और मुझे वाकई मैं भी जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे भी हैंड राइटिंग ज़्यादा समझ नहीं आती थी, वो कैसे कैसे लिखते थे भगवान जाने, तो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता नहीं है. मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है, आई डोंट नो हाउ यू फील इट, राइट. देखो, कोर्ट मैरिज में फ्रॉड होने पर विटनेस को सजा. अगर कोर्ट मैरिज में आज आपका इंटेंट है, आपको भी पता है कि ये कुछ फ्रॉड कर रहे हैं और साथ में हैं आप, तो कॉन्स्पिरेसी में आ जाएंगे, फिर आप फंस जाएंगे. अगर आपको पता नहीं, आपको सिर्फ ये है कि हाँ इन दोनों की शादी करनी है, इन्होंने सिर्फ शादी करने ही आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यू आर जस्ट विटनेसिंग, तब आपको कुछ नहीं होगा. एक्सप्लेन एक्शनेबल क्लेम. देखो, एक्शनेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्शन लिया जा सकता है. वो एक्शनड नहीं है, मतलब ये एक्शन हुआ नहीं है पर एक्शन ले सकते हैं उसमें, राइट, दैट इज एक्शनेबल. जैसे रीजनेबल होता है ना, जिसमें आप रीजन दे सकते हैं, दैट इज रीजनेबल. एक्शनेबल का मतलब है इसमें आप एक्शन ले सकते हैं, यानी कि कोई भी बकाया अमाउंट है आपका,
ठीक है, किसी को आपने लोन दिया, वो पैसा वापस नहीं कर रहा, तो आप पैसा निकलवा सकते हैं ना, सो दैट इज एक्शनेबल क्लेम। तो ये कई सारी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई LIC पॉलिसी का कोई वो आपका पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम, ये वो सब हो सकता है। सर पहले ऐसे बता दीजिए, साथ साथ में बेयर एक्ट रीडिंग भी करवाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, इट इज ओके विथ मी। अगर आप ऐसा, क्या आप लोगों के पास बेयर एक्ट है क्या अभी? देखो जो हम अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं ना PPT में, इफ यू, अगर आपको जब सुनते हो, आपको जब लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, पर हाँ इसके अलावा भी आपको ये PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आपको। देखो हिंदी में कंटेंट के लिए मैंने कहा कि आई विल स्पीक टू द अथॉरिटीज, मैं उनसे बात कर लूंगा इस बारे में क्या है स्टेटस। हाँ, बिकॉज देखो टाइप्ड नोट्स क्या होते हैं ना, उसमें क्लैरिटी होती है वो कहना है, क्योंकि राइटिंग में कई लोग एस कुछ लिखते हैं, एल किसी तरह से लिखते हैं, टी कैसे लिखते हैं, वो थोड़ा सा, मेरे को तो ऐसा लगता है, और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। मैं भी पहले, बिकॉज आई स्टे, अगर आप जो दिल्ली वाले हैं जिनको पता है, मुखर्जी नगर के पास में ही रहता हूँ, और मुखर्जी नगर इज अ हब फॉर कोचिंग फॉर IAS एंड दिस एंड दैट, जुडिशरी ऑल्सो। तो मैंने भी स्पेशली हैंड रिटन, क्योंकि ये एक सेलिंग पॉइंट होता है ना, हैंड रिटन नोट से सर का मैंने उसको लिया, आई कुड नॉट रीड व्हाट ही वाज सेइंग। तो पता नहीं यार, आई डोंट हैव वेरी गुड व्यूज ऑन हैंड राइटिंग और हैंड रिटन नोट्स एंड ऑल। मनीष सर, लड़का की पहली पत्नी है फिर भी वो दूसरी शादी कर रहा है बिना तलाक दिए, तो दूसरी वाली तो वो वैसे ही वो है, इलीगल है, बाइगेमी तो अलाउड ही नहीं है, तो दूसरा वाला तो वैसे ही नल एंड वाइड है। हाँ, सो अलीशा, आई हैव नोटेड योर सजेशन एंड डेफिनेटली हम लोग साथ साथ बेयर एक्ट भी पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मैं आई विल कम प्रिपेयर्ड, और साथ में मैं आपको बेयर एक्ट भी दिखाता चला जाऊंगा, और हम साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, ठीक है। दैट इज ओके, आई एम परफेक्टली ओके विद इट। अच्छा, तो रजत भी यही रहते हैं, मैं भी यही रहता हूँ, मैं ये जो वेस्ट मुखर्जी नगर है, मैं वहां पे रहता हूँ। सर, वॉट एवर विल बी यूजफुल फॉर अस एज पर एग्जाम पैटर्न थ्रू विच वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड लेट मी एश्योर यू, जहां तक इस एक्ट की बात है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग अभी तो शुरू ही हुआ, अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, अभी तो पता नहीं क्या क्या हमने प्रिपेयर कर रखा है, तो कई सारे MCQs, कई सारे टेस्ट और पता नहीं क्या क्या आने वाले, तो वो तो आएंगे ही आएंगे, तो यू विल हैव सफिशिएंट, बस आप उसको रिवीजन और रिवाइज करने वाले बनना पड़ेगा, आपको सीरियस रहना पड़ेगा तब। थ्रू फ्लो चार्ट्स, यस, इफ यू वांट दैट आल्सो कैन बी डन। फ्लो चार्ट्स मैं अगले बार बना के ले आऊंगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे ना फ्लो चार्ट जो मैंने देखा था, ये बेसिकली वही, अगर मैं अभी एक फ्लो चार्ट बनाऊं तो मैं किसका बना सकता हूँ, प्रॉपर्टी का बना सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी में मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी के नीचे एक मैं यहाँ पे बनाऊंगा टेंजिबल, एक इंटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल के नीचे फिर मैं मूवेबल, इमूवेबल बना दूंगा। मूवेबल के नीचे फिर मैं सारे के सारे जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा। इमूवेबल में मैं फिर उसके लिस्ट में वो बना के ऐड कर दूंगा। इंटेंजिबल में IPR लिख दूंगा, राइट। तो बट ये बहुत ही ना, आई फाइंड बड़ा बच्चों वाला गेम है, इसमें आप क्या कर लोगे, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट नो हाउ मच इज गोना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना करेगा, लेकिन इफ यू वांट आई कैन वो कर सकते हैं, ठीक है। वो दिखने में अच्छा लगता है थोड़ा, इट लुक्स गुड। देखो अगर इफ यू टेक मड फ्रॉम द नेबर्स हाउस फॉर सम यूज, तो वो देखो उसके लिए ना आपके पास एक राइट होना चाहिए कि यू कैन कॉन्स्टेंटली ड्रॉ मड फ्रॉम द नेबर्स हाउस, तब तो फिर वो इमूवेबल हो गया, नहीं तो वो मूवेबल हो गया। हाँ, ओडिशा के मेंस में ऑफ कोर्स, देखो मेंस तो जैसे नाम है ना, मेंस तो मेंस ही है। हम तो कहते हैं ना प्रीलिम वाले तो बहुत होते हैं जो प्रीलिम क्लियर कर जाते हैं, असली फंसते लोग मेंस में, क्योंकि वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि हाउ मच यू हैव डेल्ट विथ। तो जब यहाँ पे भी जब मैंने व्हाई आई स्टार्टेड विद मूवेबल, जो कि अभी आपको मुझे पता कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो सारा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, बिकॉज ये एक तरीके से आपको एक सोचने का वो दे दिया मैंने, टू डाइजेस्ट व्हाट यू जस्ट गॉट इट। तो मैं आपको ना सारा ओवरलोड अभी नहीं देना चाहता कि मैंने आया, मैं सारा इमूवेबल पढ़ा पढ़ो के निकल गया जी, हो गया काम खत्म, आ जाते हैं नेक्स्ट में, शुरू हो जाते हैं लीज पे, तो ऐसा नहीं है, राइट। सो जस्ट होल्ड ऑन। सो वी हैव डिजाइन दिस इन अ पर्टिकुलर वे, जहां पे कि हम टाइम लेके चलेंगे, ये नहीं कि भैया अभी हो गया तो बस अब दूसरे में भागो, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, राइट। तो ऐसा नहीं है। आई हैव सीन कि यूट्यूब में ना वन शॉट होते हैं, 4 घंटे में पूरा एक्ट खत्म, 5 घंटे में वो खत्म, 6 घंटे में ये खत्म, और उसके व्यूज भी बहुत सारे होते हैं। लोग
ठीक है, वो उनके लिए है जो कि लास्ट में एक बार देखना चाह रहे हैं, बट आई डोंट नो हाउ मच इट हेल्प्स। पॉइंट ये है कि आपको रगड़ना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। देखो बुक्स तो यार कई सारे हैं, अवतार सिंह, ऑफ कोर्स अवतार सिंह पुराने आदमी हैं, वो ठीक है ले लो, अदरवाइज पर जितना माल मसाला हम देंगे ना वो काफी है। मैं नहीं चाहता, देखो हमारा ना आइडिया क्या है, द आइडिया इज टू क्लियर द एग्जाम। आइडिया हमें ये नहीं कि अभी हम बन के सुपर ज्ञानी बन गए आके, कि भैया अभी आपने बहुत बड़ा ज्ञान वाला नहीं बनना, अभी आपका एक स्पेसिफिक गोल है, दैट इज टू क्लियर द एग्जाम। क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, अभी बहुत सारे एक्ट करने हैं आपने, उसके लिए भी टाइम निकालना है आपने, राइट। तो हमें बड़ा स्मार्ट गेम खेलना पड़ेगा यहाँ पे। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू क्लियर द एग्जाम। हाँ, जब एग्जाम क्लियर हो जाए तो आप पढ़ो ना, दुनिया भर की किताबें पढ़ो, तब तक हेल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, तो वहां के पढ़ो। देखो एमसीक्यू में जो ज्वेलरी वाला क्वेश्चन था, उसमें यह था कि विच इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ज्वेलरी इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट हमने चूज उसको नहीं किया, हमने तीसरे को किया। वो इसीलिए किया जब हमें 4 चॉइसेस होते हैं, हमें एक ही चूज करना है, तो हम मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज करते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट सही तो वो भी था, पर ये उससे ज्यादा सही था, तो हमारा बेस्ट आंसर हो। ईजमेंट्री राइट्स, यस डेफिनेटली ईजमेंट्री राइट्स आर इमूवेबल। क्योंकि जब आप कुछ भी खरीदते हो लैंड बिल्डिंग, तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली साथ में आता है कि हाँ ये वे आउट है, यहां से आप निकल सकते हैं, यहां से आप जा सकते हैं, ये सनलाइट आपका इतना आएगा, ये अब ऑफकोर्स मिलेगा आपको, ये किसी को देने वेने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीपी त्रिपाठी जी की किताब अच्छी है। देखो किताब मुझे तो बहुत ज्यादा मुझे ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता सब में। अगर आप घुमा फिरा को देखोगे ना, तो कंटेंट कहीं ना कहीं वही होता है। ये केस लॉ घूम फिर के वहीं से आते हैं, राइट। तो ठीक है, आप बुक्स को रेफर करना, ऑब्वियसली आपके पास बुक्स तो होगी, बेयर एक्ट भी वो तो होगी, बट मैं ये नहीं चाह रहा कि आप ओवरलोड ले लो अपने पास में, ठीक है। हम जो भी कंटेंट जितना भी देंगे, आप इसको ही अगर समझ के रिवाइज करके, मैंने आपको कहा ना रिवीजन, तो रिविजन्स अगर आपने कर लिए, जितना भी आपने पढ़ा है, आप भले ही थोड़ा आपने कम पढ़ा, लेकिन उससे बार बार आपने रिवीजन कर लिया, यू विल डू मच बेटर देन अ पर्सन हु हैज रेड लॉट ऑफ बुक्स। हाँ बिल्कुल, आप फोकस रखिए जुडिशरी, मुझे बस ये बनना है अभी, मुझे बस गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। गोल सुपर ज्ञान नहीं लेना अभी, तब तो कोई एंड ही नहीं है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी को करते करते महीने लग जाएंगे, तो करते रहो इसको। ठीक है, तो एक हम ये करते हैं, देखो जैसे अभी हमने क्या बात करी थी प्रॉपर्टी की, तो पहले हम बेसिक उसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये क्या हो गया, टेंजिबल, ये हो गया आपका इनटेंजिबल। राइट, अब आते हैं पहले टेंजिबल में। टेंजिबल में आपका आ जाएगा पहला क्या, मूवेबल, ये आपका आ गया इमूवेबल, फाइन। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, चलो लेट्स अंडरस्टैंड। बताओ भाई मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, बोलो। बताते जाओ। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, अभी हमने पूरी राम कहानी यही पढ़ी थी, ठीक है ना। इनटेंजिबल, जिसको आप छू के सेंस नहीं कर सकते, तो आपके पास क्या आ गया, आईपीआर का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है। हाँ, फिर वही हो गया अगेन, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। एक जो मशीनरी है, जो अपने कोई भी सामान जो अपने वेट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी मूवेबल है। एक सामान जो अपने वेट पे पड़ा हुआ है वो भी मूवेबल है, भले ही भारी सामान है वो। देखो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप,
और ग्रास, ये तो सबको पता है। इसके अलावा बताओ ना कोई मूवेबल में, और बताओ क्या क्या है। बताओ। आईपीआर मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब एक ये होमवर्क देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा दिमाग और भी लगाओ भाई। ये ज्वेलरी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, ये सही निकला, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स। और ढूंढो। व्हीकल सबको पता है। और बताओ। एक गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट सही निकाला आपने, सागर ने सही निकाला है बिल्कुल। कल शायद क्लास नहीं है। सो कविकांत, ठीक है, ये दैट वी नो ऑल यूज। मैं कह रहा हूं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल ढूंढो आप। फैंस बाय टेनेंट, ठीक है, दैट इज ओके। शेयर्स, कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स होते हैं ना, वो भी मूवेबल में आते हैं। सर कोई कंपनी 5 साल तक चली और फिर बंद हो गई, तो वो क्या थी भाई? वो कंपनी थी, वो अपने आपके एक लिविंग पर्सन थी, वो अब लिविंग नहीं रही, डेड हो गई वो, जब तक जिंदा थी। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल सही। चेक, बॉन्ड, हाँ अब आए ना, अब दिमाग लगा कुछ। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यस, ठीक है। मॉर्गेज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। रॉयल्टी इज अगेन मूवेबल। डेबिट क्रेडिट मूवेबल, ठीक है। कॉपीराइट तो इंटेंजिबल में आ गया। ऐसे मेरे पास ना ये पूरा एक चार्ट मेरे पास बना हुआ है, बट मैं लाया नहीं उसको। कोई नहीं, अगली बार मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल से जो आपको नोट्स मिलेगा मेरा पीडीएफ, उसमें आपको मिल जाएगा, वो आप ले लेना, वो मिलेगा आपको। वैसे ही डिजाइन दिया, ऐसे ही है, फ्लो चार्ट बना हुआ है उसका। इलेक्ट्रिसिटी इज मूवेबल, लेट मी टेल यू। देखो, एटीएम मशीन, अगर उसे आपने, वही इंटेंट की बात है, अगर उसे परमानेंटली रखना है, ऐसे हटाना नहीं है, ठीक है, तो मशीन अपने में एक वो इमूवेबल हो गई, बिकॉज इट इज अटैच टू द ग्राउंड। सी इलेक्ट्रिसिटी पोल अगेन इमूवेबल, बिकॉज वो कुछ दिनों के लिए नहीं होता, वो एक परमानेंटली फास्टेंड होता है। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अगला हम पढ़ेंगे दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हम पूरा फोकस करेंगे। उस पे आप जो इनके जो मेजर केस लॉ है, उसे आप अपने एंड में अगर हो सके तो पढ़ लेना उसको, ठीक है, ताकि जब हम कल नहीं, शायद मंडे होगा, सैटरडे संडे आई थिंक बंद है, तो मंडे को जब हम डिस्कस करेंगे, सो यू गेट मोर वैल्यू। और जैसे अभी आप लोग ने बताया कि सर वो बेयर एक्ट से चलते हैं, तो मैं स्टार्टिंग बेयर एक्ट नंबर सेक्शन 1 से लेके हम एक बार उसकी रीडिंग एक बार और कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो हो जाएगा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। एज आई सेड, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब अगर आपने ढंग से रिवाइज कर लिया ना, देन यू आर डन। नोट्स मैं अभी करता हूं, हमारी एक टीम है, उससे मैंने शायद कल बात करी थी। आई थिंक वेरी सून यू विल गेट इट, डोंट वरी, जस्ट गिव अस 1 or 2 days। अभी तो शुरू किया है, सो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, मिल जाएगा आप लोगों को। या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज मूवेबल, राइट। म्यूचुअल फंड मूवेबल, राइट, ठीक है। सो विद दैट इन माइंड, we'll wind up this class now, and we'll meet again on Monday. Thank you so much. सर हिंदी में भी बता देंगे एक एक सेक्शन? हाँ बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे, श्योर, बिल्कुल एक एक करके बता देंगे, राइट। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस इवनिंग।